अवेंजर्स एंड गेम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक ऐसा इवेंट है जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। टोनी स्टार्क ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया इस यूनिवर्स के लिए। स्टीव को भी वो टाइमलाइन पैगी के साथ मिली जहां वो अपनी खुशी बांटना चाहते थे। 11 साल 23 फिल्में, ये सब 2019 में समाप्त हो गया था। अब फैंस परेशान हो गए थे और सोचने पे मजबूर हो गए थे कि मार्वल अब आगे क्या दे सकता है। इसीलिए जवाब बन के सामने आया मल्टीवर्सल सागा, जो अपने एक नए चैप्टर के साथ जुड़कर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कहानी को आगे बढ़ा सकता है। शुरुआत लोकी सीरीज, वांडा विजन और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से अच्छी हुई, लेकिन इन 7 सालों में कई सारी मूवीज आए, डिज्नी प्लस पर शो आए और कुछ एनिमेटेड सीरीज जिनको लिंक किया जा रहा है इस मल्टीवर्सल सागा में। लेकिन बाद में इन कहानियों ने हगना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कुछ फैंस ने इसे स्किप कर दिया। अब हाल ये है कि पिछले 7 सालों में एमसीयू में क्या हुआ है इसका ट्रैक रखना लगभग नियर इम्पॉसिबल है। सारी कहानियां अचानक से डूम्सडे में कनेक्ट हो रही है और किस ढंग से ये आगे दिखाई जाएंगी इसका कोई आइडिया नहीं लगा सकता। और अगर आपने एंड गेम के बाद बस मेन चीजें देखी है और बाकी सारी चीजों को स्किप कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एंड गेम के बाद बस कुछ ऐसे ही इवेंट्स के बारे में बताऊंगा जो डूम्सडे के लिए जरूरी है। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहना, ये एक रिकैप जैसा है। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और रोड टू डूम्सडे के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जब इन्फिनिटी वॉर में आधा यूनिवर्स गायब हो गया था, तब हमारे अर्थ पर भी लोग इससे उबरने की कोशिश कर रहे थे। एंड गेम में जब ये वापस आए तब इस चीज को नाम दिया गया द ब्लिप। सोचो, इस दुनिया के लोग अचानक 5 साल के लिए गायब हो गए और फिर एक दिन अचानक वो इस दुनिया में लौटे। सोचो, दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन जो लोग 5 साल बाद यहाँ इस दुनिया में फिट होना चाह रहे थे उनके साथ भी उनकी खुद की एक कहानी थी। मोनिका रैम्बो, येलेना, डॉक्टर स्ट्रेंज, निक फ्यूरी फैल्कन और बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने उस दर्द को फिर से महसूस किया जो वो 5 साल पहले छोड़कर चले गए थे। अब ये सारी चीजें कैसे एक एक कैरेक्टर के साथ दिखानी है, तो सबसे पहले नाम आया हमारे सामने वांडा का। वांडा विजन एक सीरीज डिज्नी प्लस पर पहली आई मार्वल की तरफ से। इसमें एंड गेम के 3 हफ्ते के बाद के इवेंट को दिखाया गया जो 2021 के लास्ट में रिलीज हुई थी। इन्फिनिटी वॉर में जब वांडा ने विजन को खो दिया था, तब वांडा मैक्सिमॉफ पहुंची वेस्ट व्यू। यहाँ न्यू जर्सी में एक पूरी तरह से नकली दुनिया बनाई जहाँ वो विजन के साथ खुशी खुशी एक साथ रह सकती थी। उसने एक पूरे शहर को एक सिटकॉम की तरह एकदम इल्यूजन में फंसा के रख दिया और अलग अलग दशक के टीवी सिटकॉम रियलिटी हमें हर दिन देखने को मिली। यहीं पर वांडा के साथ स्कारलेट विच वाले रूप को एस्टेब्लिश कर दिया गया था कि वांडा कितनी पावरफुल बन चुकी है। अगाथा हार्कनेस भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई। ये चीज सीधा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरफ बढ़ गई, लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो डूम्सडे के लिए छूट चुकी हैं। नंबर 1, जैसे वांडा और क्विक सिल्वर का एक्सेंट जो यहाँ बदल गया था, और इस चीज का रीजन अब ये बताया जा रहा है कि इस समय वांडा डॉक्टर डूम को सर्व कर रही है, इसीलिए इसके साथ ये सारी चीजें हुई हैं। उसने डूम का एक मास्क पहना है और वो डॉक्टर डूम की एक जादूगर वाली टीम में है। दूसरा, जो वांडा ने हेक्स बनाया था और जिसकी ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी और बाहर टीवी पे देखा जा रहा था, इसको CMBR कहा जाता है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज रिपीट करता हूँ कि यहाँ ये जो वांडा ने हेक्स बनाया है वो लगभग बिग बैंग जैसी एनर्जी का यूज किया है। मतलब एक रियलिटी को यहाँ ये जो बनी है एक्स की फॉर्म में, दरअसल इसको ऐसा ही समझो जैसे बिग बैंग हुआ है और एक नया यूनिवर्स बना है। नंबर 3, ये कॉमिक्स से रिलेटेड है और इस चीज को कभी भी नहीं बदला जा सकता। पहले कॉमिक्स की 1-2 लाइन सुन लो, फिर इसको मैं डॉक्टर डूम के साथ जोड़कर बताता हूँ। तो इमोर्टस को जब ये टाइमलाइंस टाइम कीपर्स ने दी थी कि इस पे मल्टीवर्सल ओपन ना हो, तो यहाँ सबसे पहला रीजन था वांडा और उसके बच्चे। कुल मिलाकर ये पूरा वांडा विजन का जो एपिसोड है, पूरा हेक्स मूवमेंट, ये सेम चीज कॉमिक्स में भी हो रही थी जिसे इमोर्टस ने होने से रोक दिया था, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक चला नहीं, इसलिए ये इवेंट हुआ ही हुआ, जिसकी वजह से आगे कॉमिक्स में अवेंजर द कैंग डायनेस्टी और एक मल्टीवर्सल वॉर हुई। सेम चीज यहाँ एमसीयू में भी है, बस यहाँ अंतर ये है कि कैंग नहीं है बल्कि डॉक्टर डूम है। और जैसे इमोर्टस कॉमिक्स में जानता था कि वांडा की वजह से मल्टीवर्सल ओपन होगा, ये सारे कांड हो गए, वैसे ही एमसीयू में यहाँ डॉक्टर डूम को रख दिया है। लेकिन फिर मेरा यही सवाल एक सामने आ जाता है कि इमोर्टस, कैंग, ह्यूमन्स ये तो टाइम को कॉन्कर कर चुके थे, इन्हें पता है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, टाइमलाइंस कैसे बनेगी, मतलब इन्होंने टाइम को रट लिया है। वही डूम अभी के लिए बिल्कुल नया सा लगता है, तो वो कैसे टाइम के इन सारे नियम और ये सारे इवेंट्स के बारे में जान पाएगा कि किसकी वजह से क्या हुआ है
और किसको कब कहां कैसे रोकना है। खैर, इसको मैं अपनी थ्योरी वाली वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि मजा आने वाला है। बहुत सारी चीजें ऐसे मिली हैं जो डॉक्टर डूम के अस्तित्व पर सवाल उठाती हैं। फिलहाल इधर वांडा विजन से वांडा एक स्कारलेट विच बन गई, जिसकी कहानी सीधा मल्टीवर्स और मैडनेस से कनेक्ट हुई और अगाथा हार्कनेस भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी गई। जब ये इवेंट चल रहा था उसी समय फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की कहानी एंड गेम के 6 महीने बाद 2021 की शुरुआत में आगे बढ़ती है। सैम विल्सन इस बात को लेकर संघर्ष कर रहा था कि क्या उसे कैप्टन अमेरिका ने जो ये पद दिया है या ये जो शील्ड दी है उसे स्वीकार करना चाहिए, जबकि बकी बार्न्स जो विंटर सोल्जर के रूप में कई कांड कर चुका था, अब वो इसका पश्चाताप कर रहा था। इसी सीरीज में फ्लैग स्मैशर नाम के ग्रुप को भी दिखाया गया जो ब्लिप के बाद बनी सिचुएशन को निपटने के लिए सरकार से अपने तरीके से लड़ रहा था। और हमें यहाँ पर यह भी पता चला कि अब अमेरिकी सरकार फिर से एक सुपर सोल्जर सीरम बनाने की कोशिश कर रही है। जब सैम विल्सन ने शील्ड लेने से इनकार कर दिया तब गवर्नमेंट ने एक और नया कैप्टन अमेरिका जॉन वॉकर के रूप में हमें सामने दिया। ये कैप्टन अमेरिका थोड़ा मानसिक रूप से अस्थिर हो गया और उसने सबके सामने मतलब टपका दिया। कहानी पूरी सीरीज में ऊपर नीचे चलती रही और सीरीज के आखिरी में सैम विल्सन ने यह स्वीकार कर लिया कि वही कैप्टन अमेरिका हैं। वही यहाँ पर वकांडियन से एक अपग्रेड भी मिला और यहाँ ये सूट पूरा वाइब्रेनियम के साथ जुड़ गया। यही वो सीरीज थी जहाँ सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका के नाम से बुलाया जाने लगा और यहाँ से कहानी ब्रेव न्यू वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हो गई। इधर एमसीयू हमें नए कैप्टन अमेरिका के नाम पर जो सैम विल्सन की गोली चटा रहा था, तब उसी पल उसने हमें लोकी नाम का एक अमृत भी चखा दिया। जी हाँ, इसके बाद हमें हमारी फेवरेट लोकी सीरीज देखने को मिली जिसने मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बदल के रख दिया। टाइमलाइंस का पार्ट हमें जो एंड गेम में एशियंट वन और हल्क ने समझाया था उसका प्रैक्टिकल हमें यहाँ देखने को मिला। अवेंजर्स जब टाइम डकैती कर रहे थे तब 2012 में लोकी यहाँ से भागने की कोशिश करता है और तब टाइम वेरिएंट अथॉरिटी यहाँ लोकी को पकड़ लेती है और फिर हमें पता चलता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी है जो समय से परे है। इसका नाम TVA है जो सेक्रेट टाइमलाइन पर निगरानी रखता है। लोकी को ये भी पता चलता है कि TVA का जो क्रिएशन है वो ह्यूमन्स के नाम का एक कैंग का वेरिएंट है, उसने किया है और वही एकमात्र ऐसा है जो ब्रांच टाइमलाइन को बनने नहीं देता क्योंकि इसी की वजह से एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाएगा। लोकी और सिल्वी यहाँ सीजन 1 में ह्यूमन्स से मिले और सिल्वी ने यहाँ ह्यूमन्स को टपका दिया जिसकी वजह से मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो गया। इनफिनाइट नंबर ऑफ ब्रांच टाइमलाइन यहाँ पर बनना शुरू हो गई। इस समय तक हमें लगता था कि कैंग के वेरिएंट्स इस कांड से हमारे सामने आएंगे, लेकिन क्वांटम मेनिया में ये क्लियर हो गया कि ये जितने भी काउंसिल ऑफ कैंग्स और कैंग द कॉन्करर हैं ये ह्यूमन्स से भी पहले के हैं। फिर यहीं पर हमें लोकी सीजन 2 भी देखने को मिला था जहां लोकी अब ह्यूमन्स की जगह पर है और ये टाइमलाइंस में जितनी भी फ्री विल हैं, मतलब ह्यूमन्स जिन टाइमलाइंस को बनने से रोक रहा था और इन टाइमलाइंस में जितनी भी ब्रांच टाइमलाइन पॉसिबिलिटीज हैं उन सबको लोकी ने एक चांस दे दिया है। वो टेम्पोरल लूम की जगह इस मल्टीवर्सल ट्री को ग्रो कर रहा है और लोकी के हिसाब से उसने मल्टीवर्स को बचा लिया है और TVA को भी। फिर इसके बाद है ब्लैक विडो मूवी जो सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर के बीच की कहानी है। ये रिलीज हुई थी 2021 की गर्मियों में। यहाँ नताशा की पिछली कहानी को थोड़ा विस्तार से बताया गया और रेड रूम प्रोग्राम से उसकी बहन येलेना को यहाँ इंट्रोड्यूस किया। इस मूवी का एंड क्रेडिट सीन एंड गेम के समय के बाद का है जिसमें वैलेंटीना को दिखाया गया है, जिसमें वैलेंटीना येलेना को अपने साथ मिला लेती है क्लिंट बार्टन का पीछा करने के लिए। और फिर शुरुआत होती है हॉकाई सीरीज की। अब इस सीरीज में यहाँ केट बिशप को दिखाना था जो एक नया हॉकाई बनती और आगे जाकर ये यंग अवेंजर्स का हिस्सा होती। इस सीरीज में हमारा हॉकाई जो एंड गेम के ब्लिप में एक रोनन बन गया था और लोगों को मार रहा था, उन सारी चीजों का जवाब यहाँ अपना हॉकाई दे रहा था। साथ ही येलेना नताशा की मौत का बदला लेने के लिए हॉकाई के पीछे लग गई थी क्योंकि उसे लगता था कि जो ब्लैक विडो की डेथ हुई है वो हॉकाई की वजह से हुई है, लेकिन बाद में ये दोनों मान जाते हैं और हॉकाई की जिम्मेदारी कैट बिशप पर चली जाती है। फिर इसके बाद आई शांग-ची द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स और यहाँ हमें नया सुपर हीरो शांग-ची इंट्रोड्यूस हुआ। 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन की रियल कहानी हमें पता चली जिसे हमें पहली आयरन मैन मूवी में दिखा दिया गया था और उस समय ये जब 10 रिंग्स को दिखाया तब ये चीज कैंग से कनेक्ट होने वाली थी, जिसको लास्ट में वोंग ने इन रिंग्स का एमआरआई किया। तब पता चला कि ये रिंग्स किसी को बीकन भेज रहे हैं और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अर्थ और इस यूनिवर्स से लगती ही नहीं है। इस मूवी से ये 10 रिंग्स, बीकन और शांग-ची हैं जिसको अवेंजर्स डूम्सडे में कंटिन्यू किया जाएगा। फिर नवंबर 2021 में रिलीज हुई इटर्नल्स, जहां ये बताया गया कि सिलेस्टल द्वारा अर्थ को बनाया गया, जहां ये इटर्नल्स लगभग आज से 7000 साल पहले से रह रहे हैं। कहानी में ये था कि जब ब्लिप हुआ तब पृथ्वी के अंदर एक सिलेस्टल त्यामुत था, वो एक्टिव हो गया। त्यामुत का काम था कि अर्थ को नष्ट कर देना और क्रिएशन को फिर से शुरू होने देना, लेकिन इटर्नल्स ने इस चीज को होने से रोका। उन्होंने पृथ्वी को बचाया जिसके बदले त्यामुत एक बड़े पत्थर में बदल गया।
बस हिंद महासागर से उसका निकला हुआ हाथ और थोड़ा सिर नजर आता है और ये चीज सीधा कनेक्ट होती है कैप्टन अमेरिका ए ब्रेव न्यू वर्ल्ड से। यहाँ राष्ट्रपति रॉस बताते हैं कि ट्यामुत के शरीर में एडमेंटियम है जिसका यूज किया जाएगा और इसी मूवी में प्रेसिडेंट रॉस रेड हल्क भी बनते हैं और कुछ ही सेकंड में वो जेल भी चले जाते हैं। लीडर ने यहाँ भविष्यवाणी की थी कि वो दुनिया सामने आने वाली है जिससे तुम प्यार करते हो, मतलब हीरोज वर्सेस हीरोज का, और इनकर्स एंड डूम्सडे का रेफरेंस यहाँ पर लीडर कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन को देता है। खैर मुझे तो कैप्टन अमेरिका एक बहादुर दुनिया की कहानी वैसी लगती है कि जैसे ये मूवी शुरू हुई वहीं पे आकर ये खत्म हो गई। रेड हल्क 5-10 सेकंड के लिए उसने तोड़फोड़ मचाई, वो जेल में है। लीडर जैसे ही सामने आया वो भी जेल चला गया, बस वो ये समझा के चला गया कि डूम्सडे आने वाली है। खैर इटर्नल मूवी में ब्लेड को भी इंट्रोड्यूस किया गया था और ये चीज अभी भी सस्पेंस में है कि आगे इसका होगा क्या। फिलहाल इसके बाद स्पाइडरमैन कैरेक्टर जिसकी हमें 2 मूवी देखने को मिली, पहली फार फ्रॉम होम और दूसरी नो वे होम। भले ही हमें ये मूवी कई महीनों के गैप में देखने को मिली लेकिन ये दोनों इवेंट एक साथ ही एमसीयू के अंदर हो रहे हैं। फार फ्रॉम होम में टोनी की डेथ होने के बाद पीटर को मिस्टीरियो मिला जिसने पीटर को यूज किया और मूवी के लास्ट में मिस्टीरियो ने सबके सामने ये बता दिया कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। फिर पीटर ने डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद ली। डॉक्टर स्ट्रेंज ने वो मंत्र पढ़ा जिसमें सबकी यादों से ये मिटा दिया जाएगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जैसे ये मंत्र स्पेल किया कुछ गलतियां हुई और एक इनकर्जन जैसा छोटा सा इफेक्ट हमें देखने को मिला। सभी स्पाइडरमैन को जितने लोग जानते थे और स्पाइडरवर्स से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर थे वो 616 पर आने लगे। ये पहला ग्लिम्स था इनकर्जन का जो मैजिक से हो रहा था, लेकिन हमें यहाँ टोबी और एंड्रू स्पाइडरमैन भी देखने को मिले, एक बढ़िया टीम अप और एक भयंकर फाइट। आखिरी में पीटर पार्कर इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए एक फैसला लेता है, वो पूरे अर्थ के इन सभी की यादों में अपनी यादें मिटवा देता है। यहाँ तक कि हैप्पी, नेड और एमजे ये नहीं जानते थे कि पीटर पार्कर नाम का भी कोई एक बंदा था। खैर अब ये यहाँ से कहानी इसके 4 साल बाद ब्रांड न्यू डे में शुरू हो रही है, तो जब ये मूवी आएगी तब इसको भी कवर कर लिया जाएगा कि क्या रहा स्पाइडरमैन की पूरी कहानी। फिर इसी में हमें व्हाट इफ सीरीज भी देखने को मिली और हमें यहाँ पर मल्टीवर्स की वो पॉसिबिलिटीज को दिखाया गया कि एक छोटे से चेन से एक नया यूनिवर्स और नई टाइमलाइन कैसे रोल प्ले करती हैं। इसको नाम दिया गया व्हाट इफ से और ये पहला सीजन काफी हिट हुआ था। सारी कहानियां ब्रांच टाइमलाइन और उसकी पॉसिबिलिटीज से बनी है और इसके 3 सीजन आ चुके हैं। जो लास्ट सीजन है वो कई सारे सवाल उठा देता है। नंबर 1, एक्साइल टीम ये कैसे बनी, कैंग की ये जो टाइम चेयर है ये इनके पास कैसे आई, डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने लिए जो ये लिविंग यूनिवर्स बनाया है ये कैसे सरवाइव कर रहा है, वहीं इनका जो मल्टीवर्सल ट्री है क्या ये एमसीयू के मल्टीवर्सल ट्री से कनेक्टेड है या वास्तव में जो मार्वल मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है वो कई सारे मल्टीवर्सल ट्री से मिलकर बना है। खैर इस पर भी बात करेंगे लेकिन अगली वीडियो में। फिर इसके बाद है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। यहाँ वांडा को ऐसा दिखाया कि उसे अमेरिका चैविस की पावर चाहिए क्योंकि अमेरिका चैविस एक ऐसी कैरेक्टर है जो यूनिवर्स के बीच में पोर्टल खोल सकती है। अमेरिका चैविस अपने आप को बचाते हुए 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलती है लेकिन तब तक वांडा डार्क होल्ड की बुक से करप्ट हो चुकी थी, इसीलिए वो ड्रीम वॉक करती है और पहुंचती है अर्थ 838 पर जहां उसका सामना इल्यूमिनाती से होता है और यहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को मार दिया था, इसीलिए इस इल्यूमिनाती टीम में एक डॉक्टर स्ट्रेंज भी था इस यूनिवर्स का जिसको इसी की टीममेट्स ने मार दिया। खैर जब वांडा 838 पर आई तब उसने सभी इल्यूमिनाती मेंबर्स को मार दिया, सभी यूनिवर्स से डार्क होल्ड की कॉपी को नष्ट कर दिया और जब वांडा ने ये भी देखा कि वो जिस चीज के लिए लड़ रही है जब वो चीज उसके सामने आई, मतलब बच्चे जब उसको मिले तब बच्चे इस स्कारलेट विच से डरने लगे। 616 की वांडा को रियलाइज हो गया कि उसने गलती कर दी है और वो अपने आप को इस पर्वत के नीचे गिरा लेती है। अब क्या यहाँ वांडा की कहानी पूरी तरह से समाप्त हो गई तो इसे डूम्सडे में दिखाया जाएगा। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज का ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन है तीसरी आंख और क्लिया वाला, इनकी कहानी को अवेंजर्स डूम्सडे या उसके बाद आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज की जो मूवी है जो सीक्रेट वॉर से पहले आएगी वहां इस पोस्ट क्रेडिट सीन की कहानी को आगे से दिखाया जा सकता है। फिर इसके बाद हमारे सामने है थॉर लव एंड थंडर और यहाँ सिर्फ 2 ही चीज समझने वाली है। नंबर 1 थॉर लव एंड थंडर, यहाँ हमें एक नई कैरेक्टर मिली लव जो इस मूवी के मेन विलन बुचर की बेटी थी। अब इटर्निटी द्वारा मिले पुनर्जन्म की वजह से ये लव थॉर की बेटी है। साथ ही जेन फोस्टर को जो हम इन्फिनिटी सागा से देख रहे थे यहाँ जेन फोस्टर की डेथ हो चुकी है। थॉर जो एंड गेम में गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ था वो भी अब उनसे बाहर आ गया है और इसके एंड क्रेडिट सीन में जो हरकुलिस और ज्यूस को देखा था हमने वो शायद अब कंटिन्यू ना हो। फिर इसके बाद हमारे सामने आई वकांडा फॉरएवर जहां नेमोर को इंट्रोड्यूस किया गया। शूरी एक नई ब्लैक पैंथर बन गई है और तचाला के बेटे को भी दिखाया। नेमोर का तैलोखान और ब्लैक पैंथर का वकांडा ये दोनों पहले से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे लेकिन अब ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और इसीलिए ये डूम्सडे के ट्रेलर में दोनों एक साथ दिखाई देते हैं जहाँ हमें द थिंग भी दिखाई देता है। फिर इसके बाद शुरुआत होती है फेज 5 की और इसकी पहली मूवी थी एंटमैन क्वांटममेनिया। तब तक यहाँ अवेंजर्स डूम्सडे इंट्रोड्यूस होनी थी और इसके मेन विलन कैंग द कॉन्करर को यहाँ दिखाना
दिखाना था। कैंग का बिल्डअप बेकार किया, कहानी एकदम घटिया और कैंग हाथ से निकल गया। खैर फेज 5 की शुरुआत बहुत बेकार हुई और इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और हाँ, मैं पहले भी रोड टू डूम्सडे के कई सारी सीरीज और एपिसोड को ला चुका हूँ, लेकिन अब जब ट्रेलर सामने आने वाला है तो अब इस चीज को फिर से शुरू करते हैं। शायद यही इसका सही समय है। मुझे नहीं पता कि कैसा रिस्पांस होगा, लेकिन रोड टू डूम्सडे के नए एपिसोड और नए सीरीज के लिए आप तैयार हो? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।